हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे आपका जो लेसन नंबर 8 है, पादपों में खनिज पोषण। ठीक है भाई। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं जेनेटिक्स के बारे में, आनुवंशिकता के बारे में, आनुवंशिक विकारों के बारे में पीछे। तो ये जो एक लेसन आपका रह गया था यूनिट सेकंड का, जो यूनिट सेकंड थी, मैंने आपको कहा था भी बाद में करवाएंगे इस लेसन को। तो ये लेसन है आपका 8 नंबर लेसन। इसके बाद का जो था वो एंजाइम का था। तो इसके अंदर है पादपों में खनिज पोषण। अब पादपों में खनिज पोषण का मतलब देखिए कि भी प्रत्येक जो जीव होता है या जो सजीव होता है उसको वृद्धि करने के लिए क्या चाहिए भी, पोषक तत्वों की क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है। मतलब पोषक पदार्थों की उसको क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। और उन पोषक पदार्थों से वो अपनी क्या करता है, जो वृद्धि होती है, विकास होता है, जनन होता है, उस पोषक से ऊर्जा प्राप्त करके उस पोषक के माध्यम से अपनी क्या करता है, वृद्धि को पूर्ण करता है। ठीक है। तो उसी प्रकार से पादपों में भी जो खनिज तत्व होते हैं, उन खनिज तत्वों का एक विशेष क्या होता है, महत्व होता है। हमने पढ़ा है कि जो पादप होता है वो भूमि के अंदर से जड़ के द्वारा, भूमि के अंदर से जड़ के द्वारा जल के साथ क्या करता है, जल के साथ प्लस में खनिज लवणों को क्या करता है, अवशोषित करता है। ठीक है। मतलब जल के अंदर खनिज लवण घुलकर जो रसारोहण की क्रिया होती है उसके माध्यम से पादप के द्वारा क्या किए जाते हैं, ग्रहण किए जाते हैं। तो जल सिर्फ अकेले नहीं होता, इसके साथ जो खनिज होते हैं वो भी क्या होते हैं, साथ में पादप को प्राप्त होते हैं। तो अब इसके अंदर हम देखते हैं कि भी जो पोषण होता है उसकी परिभाषा देखते हैं कि सभी जीव वृद्धि एवं जीवन चक्र को पूरा करने के लिए जिन पदार्थों को बाहर से ग्रहण करते हैं वे पदार्थ उस जीव का क्या कहलाते हैं, पोषण कहलाते हैं। ठीक है। सभी जीव एवं जीवन चक्र को पूरा करने के लिए जिन पदार्थों को बाहर से ग्रहण किया जाता है, मतलब कोई भी जीव अपना जीवन चक्र करने पूर्ण करने के लिए, वृद्धि करने के लिए जिन पदार्थों को बाहर से ग्रहण करता है वे पदार्थ उसके क्या कहलाते हैं, पोषण कहलाते हैं। ठीक है भाई। अब इनमें से एक मुख्य पार्ट अपना क्या है, खनिज तत्व है। तो इसमें देखिए पौधों में खनिज पर निर्भरता का सर्वप्रथम अध्ययन, पौधों में खनिजों पर निर्भरता मतलब पौधे किस पर निर्भर करते हैं, भी खनिजों पर निर्भर करते हैं। अगर पौधे के अंदर किसी एक विशेष तत्व की या खनिज की कमी रह जाती है तो उस पादप के अंदर उस जो खनिज है या उस जो तत्व है उसके अभाव में क्या होते हैं, रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो पौधे में खनिजों पर निर्भरता का सर्वप्रथम प्रमाण 1804 में डी सॉर्स व वॉनसेक्स दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया कि पौधे के अंदर जो खनिज तत्व होते हैं इनका क्या करता है, प्रभाव मुख्य रूप से पड़ता है। अब आगे अपने देखते हैं कि पौधे में खनिज आवश्यकताओं की अध्ययन की विधि। ठीक है भाई। हम पहले तो पता लगाएंगे कि पौधे के अंदर किस प्रकार के कितने खनिज कितनी मात्रा के अंदर उपस्थित होते हैं और उन खनिजों का प्रभाव आगे हम पढ़ेंगे भी। इस विशेष तत्व की कमी से इस पादप के अंदर ये रोग उत्पन्न हो जाता है। तो पौधे में खनिज आवश्यकताओं के अध्ययन की विधियां मतलब खनिज पदार्थ की उपस्थिति की अध्ययन की विधि और उस खनिज की कमी से उस पादप के अंदर होने वाला जो प्रभाव है उसका हम इसमें क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। पहला आता है अपना पादप भस्म विधि। पहली आती है पादप भस्म विधि। पादप भस्म विधि के अंदर हम क्या करते हैं, पहले एक पादप लेते हैं। ठीक है भाई। इस पादप को पहले हम क्या कर देते हैं, ओवन के अंदर क्या कर देते हैं, इसको सुखा लेते हैं। ओवन के अंदर इसको क्या कर लेते हैं, सुखाते हैं। और सुखाने से क्या होगा कि इस पादप के अंदर इसको बाहर निकाल लेंगे पहले जड़ से, और जड़ से बाहर निकालने के बाद में इसको क्या करते हैं, ओवन के अंदर सुखा लेते हैं। कितने डिग्री टेम्परेचर पर, 60 से 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसको हम क्या कर लेते हैं, सुखाते हैं। तो 60 से 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर ओवन के अंदर रखेंगे तो ओवन के अंदर क्या होगा कि इसके अंदर जितना भी जो जल है, पादप के अंदर जितना भी जल है वो वाष्प के रूप में क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है भाई। पादप से जितना भी जल है वो बाहर निकल जाएगा और जल बाहर निकलने के बाद में पादप में क्या बचेगी भाई, पॉलीसेकेराइड बचेगी, कोशिका भित्ति बचेगी, कोशिका भित्ति बचेगी
ठीक है। और क्या बचेगा अभी, जीव द्रव्य बचेगा जिसके अंदर क्या नहीं है, जल अनुपस्थित है। अब ये जो जीव द्रव्य इसके अंदर जल अनुपस्थित है, ठीक है, मतलब जितने भी जो कोशिका का जो जीव द्रव्य पार्ट था वो क्या हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा, क्योंकि जल इससे क्या निकल गया है, बाहर निकल गया है। तो इस प्रकार से अपने पास ये संरचना अपने को क्या होगी, प्राप्त होगी, मतलब पादप से जल से निकलने के बाद जो भाग अपने को क्या होगा, प्राप्त होगा। ठीक है, इसके अंदर विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थ बचेंगे और खनिज तत्व बचेंगे। अब इसके अंदर से हमें सिर्फ किसका अध्ययन करना है, खनिज का अध्ययन करना है। तो कार्बनिक पदार्थों को भी क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। तो कार्बनिक पदार्थों को बाहर निकालने के लिए अब ये जो सूखा हुआ जो भाग अपने पास बचा है, अब ये जो सूखा हुआ पादप भाग अपने पास जो बचा है, इस सूखे हुए भाग को हम क्या कर देते हैं, 6000 डिग्री सेल्सियस पर, कितने डिग्री सेल्सियस पर भाई, 6000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसको हम क्या कर देते हैं, भट्टी में जला देते हैं। 6000 डिग्री सेल्सियस पर इसको किस में जला देते हैं, भट्टी में जला देते हैं। और जलाने के बाद में जो अपने पास जो पदार्थ बचेगा उसको हम क्या कहेंगे, पादप भस्म। इसको हम क्या कहते हैं, पादप भस्म कहते हैं। ठीक है भाई, तो देखिए कौन सी विधि थी पहली, पादप भस्म, मतलब पादपों के अंदर खनिज तत्वों का हमें क्या करना है, पता लगाना है। तो पादप भस्म के अंदर पहले पादप लिया, उसको हम क्या कर लेते हैं, सुखा लेते हैं ओवन के अंदर 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर। बाद में बचा हुआ जो पदार्थ, मतलब बचे जो पादप है अपना जिसके अंदर से जल निकल चुका है, उसके अंदर से हम उसको क्या करते थे, भट्टी में जलाते हैं। और भट्टी में जलाने के बाद में जो अपने को राख प्राप्त होगी या जो अपने को मटेरियल प्राप्त होगा जला हुआ, उसे हम क्या कहते हैं, पादप भस्म कहते हैं। और इस पादप भस्म के अंदर सिर्फ क्या मौजूद होते हैं, खनिज तत्व, खनिज तत्व अवाष्पशील खनिज तत्व उपस्थित होते हैं। जो देखिए 6000 डिग्री सेल्सियस पर जब हमने इसको जलाया, तो जलाने से क्या हुआ कि जो पॉलीसेकेराइड, जो कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य, इनके अंदर जो भी कार्बन था वो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है भी, आदि गैसों के रूप में क्या निकल गया, बाहर निकल गया। और बाहर निकलने के बाद इसमें क्या बचे, अवाष्पशील खनिज तत्व बचे हैं। तो पादप भस्म के अंदर, अब जो पादप भस्म की विधि है, इससे हम ये तो पता नहीं लगा सकते कि किस विशेष तत्व की कमी के कारण पादप के अंदर ये रोग हो सकता है, या इस विशेष तत्व की खनिज का पादप के ऊपर ये प्रभाव पड़ता है, इसका हम अभी पता नहीं लगा सकते। इसके अंदर हम ये देख सकते हैं इसके अंदर ये प्रकार के तत्व क्या है, उपस्थित है। तो पादप भस्म, पादप के अंदर खनिज तत्वों का पता लगा सकते हैं इसके द्वारा, परंतु उस विशेष खनिज की, मतलब उन खनिजों के द्वारा पादप के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इस प्रभाव का हम इसके अंदर अध्ययन नहीं कर सकते। तो ये पहली विधि थी अपनी, कौन सी, पादप भस्म विधि। नेक्स्ट आती है अपनी बालू संवर्धन विधि। दूसरा जो प्रयोग आता है वो आता है अपना बालू संवर्धन प्रयोग। बालू संवर्धन प्रयोग, जैसा नाम से पता है आपको कि इसके अंदर क्या ले रहे हैं हम, बालू रेत ले रहे हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, पहले जो बालू रेत लेते हैं, पहले क्या लेते हैं, बालू रेत लेते हैं। और इस बालू रेत को हम क्या कर देते हैं, पहले निर्जनीकृत करते हैं। बालू रेत को क्या करते हैं, निर्जनीकृत। निर्जनीकृत मतलब इसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीव या खनिज तत्व, उन सबको क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। और बाद में जो बालू रेत अपने को प्राप्त होगी, इसमें सिर्फ बालू रेत के कण होंगे। ठीक है, तो बालू रेत को हमने क्या कर लिया है, निर्जनीकृत कर लिया है। किसके द्वारा करते हैं, HCl के द्वारा। इसके अंदर हम क्या डालते हैं, HCl डालते हैं निर्जमीकृत करते समय। और इसको शुद्ध जल या आशुद्ध जल से हम क्या कर लेते हैं, धो लेते हैं। आशुद्ध जल से इसको क्या कर देते हैं, धो देते हैं। और धोने के बाद में इसको सुखाकर अलग कर लेते हैं। फिर निर्जमीकृत होने के बाद में हम क्या करते हैं, जो अपने पास है बालू रेत होती है, उसको एक क्या लेंगे, पात्र में लेंगे, जिसके अंदर हमें पादप को लगाना है। एक पात्र के अंदर लेते हैं, जिसके इस पात्र के अंदर हमने क्या ली, बालू रेत ली। अब ये बालू रेत कैसी है, निर्जनीकृत है। ठीक है, अब इसके अंदर हमें एक पादप को लगाना है, एक पादप को लगाना है। और पादप को कब लगाएंगे, बालू रेत के अंदर पहले हम क्या डालेंगे, पोषक घोल डालेंगे। क्या डालेंगे, पोषक घोल। ठीक है नहीं, पोषक घोल क्या होता है, पोषक घोल देखिए आपको पता है कि जो खनिज तत्व होते हैं वो किस में उपस्थित होते हैं, मृदा के अंदर उपस्थित होते हैं। ठीक है, और मृदा के अंदर हम अगर मान लीजिए पादप अगर मृदा के अंदर लगा हुआ है, और तब हम मृदा के अंदर ही देखकर मान लीजिए अगर अध्ययन करें कि इस विशेष तत्व की जो खनिज तत्व है ये अगर पादप को प्राप्त नहीं हो, तो उससे जो होने वाला रोग है उसका हम आसानी से अध्ययन मृदा के अंदर नहीं कर सकते। तो पोषक घोल का अर्थ क्या होता है, एक जलीय विलयन होता है ये।
ये क्या होता है, एक जलीय विलयन। जलीय विलयन होता है अर्थात इसके अंदर जल के अंदर विभिन्न प्रकार के क्या घुले रहते हैं, खनिज तत्व घुले रहते हैं। ठीक है, जल के अंदर क्या घुले रहते हैं, खनिज तत्व, और उन खनिज तत्वों को घोलकर किसमें डाल देते हैं, इस जो निर्जमीकृत बालू रहता है इसके अंदर हम डाल देते हैं, और बाद में पादप की वृद्धि का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो पादप जब सामान्य रूप से वृद्धि कर जाए तो मान लीजिए जो सभी पोषक तत्व है वो इसके अंदर क्या है, मौजूद है, परंतु मान लीजिए पादप के अंदर कोई एक विशेष रोग उत्पन्न हो जाए, हमने क्या किया, इस पोषक घोल के अंदर, पोषक घोल मतलब पूर्ण रूप से इसके अंदर खनिज तत्व है, परंतु इस पोषक घोल के अंदर हमने क्या कर दिया, एक मान लीजिए खनिज तत्व की कमी रख दी, इसके अंदर हमने क्या कर दिया, ये तो मान लीजिए पूर्ण पोषक घोल है, ये पूर्ण पोषक घोल है। ठीक है, परंतु मान लीजिए हमने दूसरा जो पादप लिया, दूसरा जो पात्र लिया, उस पात्र के अंदर हमने क्या किया, एक खनिज तत्व जैसे मान लीजिए पोटेशियम तत्व, जो पोटेशियम होता है अपना, ठीक है, पोटेशियम को हमने क्या कर दिया, इस पोषक घोल में नहीं डाला। ठीक है, पोटेशियम घोल को इसके अंदर नहीं डाला, पोटेशियम को नहीं डाला, और पोटेशियम के नहीं डालने पर जब पादप वृद्धि करता है, किसकी अनुपस्थिति में, पोटेशियम की अनुपस्थिति में जब पादप ये वृद्धि करेगा, तो इसके अंदर हम क्या देखेंगे आगे चलकर कि ये जो पादप होता है, इस पादप के अंदर पोटेशियम से जो क्रियाएं होनी चाहिए थी, मतलब पोटेशियम की उपस्थिति में पादप जो अपनी क्रियाएं करता है, वो क्रियाएं क्या रह जाती है, अधूरी रह जाती है, मतलब एक विशेष तत्व से एक विशेष क्या हो जाती है, हानि हो जाती है, किसके अंदर, पादप के अंदर। इसी प्रकार से अलग अलग पोषक तत्वों की कमी, मान लीजिए पोटेशियम नहीं करके किसका अध्ययन कर लेते हैं, कैल्शियम का। ठीक है, कैल्शियम अनुपस्थित रख देते हैं पोषक घोल के अंदर, और पादप को कैल्शियम प्राप्त नहीं होगा, तो पादप को कैल्शियम प्राप्त नहीं होगा तो उसके अंदर कोशिका विभाजन अत्यधिक होगा, कोशिका भित्ति सही से नहीं बनेगी। ठीक है भाई, पादपों के अंदर अहरिमता आ जाएगी, मतलब इसके अंदर क्या हो जाएगा, जो क्लोरोफिल है उसका निर्माण सही से नहीं होगा। ठीक है, तो जो पादप की पत्तियां हो जाती है वो क्या हो जाती है, कुंतलित हो जाती है, मतलब कलर्ड हो जाती है, इसी प्रकार से ऊपर से थोड़ी सी भून जाती है। ठीक है, विरूपित हो जाती है। तो इस प्रकार से कैल्शियम जो कार्य पादप के अंदर करेगा वो पादप के अंदर कार्य क्या हो जाते हैं, अनुपस्थित हो जाते हैं। तो ये था अपना पादप सॉरी बालू संवर्धन विधि। ठीक है, बालू संवर्धन विधि के अंदर हम क्या करते हैं कि पहले बालू रेत लेते हैं, उसको निर्जमीकृत करते हैं जल व सॉरी आसुत जल व HCl मिलाकर, और निर्जमीकृत बालू रेत को एक पात्र के अंदर लेते हैं जिसके अंदर हमें क्या लगाना है, एक पादप लगाना है, और बाद में इसके अंदर हम क्या डालते हैं, पोषक घोल। पोषक घोल क्या होता है कि वह घोल जिसके अंदर आवश्यक सारे खनिज, मतलब सारे आवश्यक खनिज इसके अंदर क्या हो, उपस्थित हो। अब हम क्या करते हैं कि एक पात्र और लेते हैं, और उस पात्र के अंदर जो पोषक घोल होता है उसमें एक विशेष खनिज तत्वों को अनुपस्थित रखते हैं, उसके अंदर मिलाते नहीं है, और नहीं मिलाने के बाद में हम जब पादप की वृद्धि को देखेंगे तो उस पादप की वृद्धि के अंदर हमें उस तत्व की कमी से होने वाले रोगों के बारे में क्या होता है, पता चलता है। ठीक है भाई, अब अपना नेक्स्ट देखेंगे जल संवर्धन प्रयोग। इसके अंदर एक चीज और भी है कि भी बालू संवर्धन के अंदर क्या है, आजकल कई पात्रों का अलग से उपयोग लिया जाता है, इसके अंदर प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। ठीक है, और क्वार्ट्ज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और वर्मिकुलाइट्स का उपयोग करते हैं। ठीक है, वर्मिकुलाइट्स क्या होता है, एक कृत्रिम मृदा वर्मिकुलाइट्स क्या होता है, वर्मिकुलाइट एक खनिज पदार्थ है जो पृथ्वी में प्राकृतिक अवस्थाओं में क्या होता है, पाया जाता है। वर्मिकुलाइट्स हल्के भार वाले रसायनतः अक्रिय बंध है, अधिक जल अवशोषण क्षमता व सबसे अधिक प्रयोग में लाए जाने वाले क्या होते हैं, जो तत्व होते हैं वो होते हैं। ठीक है भाई, वर्मिकुलाइट्स का जब हम प्रयोग करते हैं तो उस विधि को हम क्या कहते हैं, वर्मिकुलोपोनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्मिकुलोपोनिक्स कहते हैं। ठीक है, वर्मिकुलाइट्स क्या है, एक जो आपका क्या है, प्रकृति के अंदर एक जो प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला क्या है, खनिज तत्व होता है। ठीक है भाई, अब देखिए, अब ये जो पादप मान लीजिए कैल्शियम की कमी रखी, तो कैल्शियम की कमी से जो पादप उत्पन्न होगा उसको हम क्या कहेंगे, अपूर्ण पादप कहेंगे। क्या कहेंगे, अपूर्ण पादप कहेंगे। ठीक है भाई, ये थी अपनी बालू संवर्धन विधि। नेक्स्ट आती है अपनी जल संवर्धन विधि। क्या आती हुई, जल संवर्धन। नाम से पता है किसका उपयोग लेंगे, जल का उपयोग करेंगे। तो जल संवर्धन विधि में क्या होता है, देखिए
जल संवर्धन जो विधि होती है इसके अंदर हम क्या लेते हैं, सिर्फ जल लेते हैं। इसके अंदर बालू, रेत या अन्य किसी माध्यम का उपयोग नहीं किया जाता है। इसके अंदर हम जल को लेंगे और देखिए पात्र के अंदर किसको लेते हैं भाई, जल को लेते हैं। जल को लेने के बाद में जल के अंदर क्या मिलाते हैं, खनिज तत्व मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं भाई, खनिज तत्व मिलाते हैं। और खनिज तत्व मिलाने के बाद में किसका निर्माण होता है भाई, आपको पता ही है किसका निर्माण होगा, पोषक घोल का या पोषक विलयन का क्या होगा, निर्माण होगा। तो इस विधि में बालू, मिट्टी आदि का प्रयोग नहीं किया जाता है और इस विधि में पौधे की जड़ को पोषक घोल में रखा जाता है। क्योंकि पोषक घोल जो होता है उसके अंदर क्या होते हैं, आवश्यक सारे खनिज तत्व क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। अब मान लीजिए इसके अंदर हम क्या लगाएंगे, पादप को लगाएंगे तो पादप क्या हो जाएगा, सामान्य रूप से अच्छी रूप से क्या करेगा, वृद्धि करेगा। परंतु इसके अंदर एक कमी रह जाती है कि इसके द्वारा पादप को जल, पादप की जो जड़ें होती है उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। तो ऑक्सीजन देने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर साइड में एक नली लगा देते हैं। ऑक्सीजन देने के लिए साइड में क्या लगा देते हैं, नली। और यहाँ से इसको हम क्या देते हैं, O2 देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, जिससे जो जड़ होती है पादप की वो सामान्य रूप से अच्छी वृद्धि कर सके। तो इसके अंदर होता क्या है कि खनिज तत्व मिला दिए जल के अंदर, पोषक घोल हो गया। पोषक घोल के अंदर अब मान लीजिए आपको किसी एक विशेष तत्व का अध्ययन करना है कि भी ये तत्व पादप के अंदर किस प्रकार से वृद्धि दर्शाता है, तो आप उस तत्व की कमी कर दीजिए, किसके अंदर है, पोषक घोल के अंदर उस तत्व को अनुपस्थित कर दीजिए। तो आपको पता चल जाएगा कि भी ये जो पादप है, इस पादप के अंदर इस तत्व का ये प्रभाव क्या होता है, पड़ता है। आगे हम पढ़ेंगे विभिन्न तत्वों का विभिन्न प्रकार से प्रभाव देखेंगे, तो किस तत्व की कमी से किस प्रकार के रोग होते हैं वो भी देखेंगे। तो जल संवर्धन विधि है, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है भाई। अब इसके अंदर 3 वैज्ञानिक थे, सेक्स, नोक और होगलैंड। सेक्स, नोक व होगलैंड। इन तीनों वैज्ञानिकों के द्वारा जो पोषक विलयन बनाए गए थे उन्हीं का हम क्या करते हैं, आज अत्यधिक प्रयोग करते हैं। कौन भाई, सेक्स, नोक व होगलैंड, इनके द्वारा पोषक तत्व, पोषक घोल बनाए गए, उनके द्वारा हम क्या करते हैं, जल संवर्धन प्रयोग करते हैं। इसके अंदर पादप को सिर्फ किस में लगाया जाता है, जल के अंदर लगाया जाता है। जल का जो पोषक घोल होता है, जल के अंदर हम क्या मिला देते हैं, जितने भी पादप को आवश्यक खनिज तत्व चाहिए होते हैं वो सारे के सारे हम किस में मिला देते हैं, जल के अंदर मिला देते हैं। और जल के अंदर मिलाने के बाद में वो पादप क्या करता है, अच्छे से ग्रो करता है। और इसके अंदर देखिए किसी प्रकार की आपको अशुद्धि, मतलब इसके द्वारा, जल संवर्धन के द्वारा जो पादप उत्पन्न होते हैं उनकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है। उनकी गुणवत्ता अच्छी क्यों होती है, क्योंकि देखिए एक तो जो सामान्य पादप आप भूमि के अंदर लगाते हैं या मृदा के अंदर हम जो लगाते हैं, उस मृदा के अंदर अनेक प्रकार की अशुद्धियों का मिलने का भी क्या रहता है, खतरा रहता है। तो उस खतरे से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा से भी इसको क्या कर सकते हैं, हम बचा सकते हैं। बाढ़, सूखाग्रस्त, इसके द्वारा भी हमें इस विधि से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं इनके द्वारा। बस इसके अंदर क्या होता है कि जो पोषक घोल होता है उसको हम क्या करते हैं, समय समय पर ऑक्सीजन जो होती है वो एक नली के माध्यम से पोषक घोल के अंदर डालते रहते हैं। ठीक है भाई। ये था पौधों में खनिज आवश्यकता का अध्ययन करना। ठीक है भाई। वे किस तत्व की कमी से पौधे के अंदर किस प्रकार का रोग हो सकता है। अब हम ये देखते हैं कि पादप जो होता है उसके अंदर 105 प्रकार के तत्व होते हैं। तो देखिए पौधे में अनिवार्य पोषक तत्व, पौधे में अनिवार्य पोषक तत्व मतलब है पृथ्वी के ऊपर आज तक कितने तत्व पाए गए, 105 तत्व पाए गए। इनमें से 60 तत्वों को पादप के अंदर देखा गया है। कितने तत्वों को देखा गया है, 60 तत्वों को पादप के अंदर देखा गया है। परंतु ये जो 60 तत्व है, ये 60 तत्व पादप के लिए आवश्यक नहीं है। इन 60 में से भी कितने तत्व भाई, 17 तत्व। कितने तत्व भाई, 17 तत्व जो होते हैं वो पादप की वृद्धि के लिए क्या होते हैं, अनिवार्य होते हैं। ठीक है। तो इन जो 17 तत्वों को है इनको हम क्या कहते हैं, अनिवार्य तत्व कहते हैं। अनिवार्य तत्व कहते हैं। और बाकी के जो बच गए 60 में से 17 को निकाल दीजिए, बाकी के जो बच गए वो अनावश्यक है। मतलब इनकी कमी से पादप में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। तो 105 तत्वों में से 60 तत्व तो पादप के अंदर देखे गए, 17 विशेष बताए गए हैं कि भाई अगर ये 17 तत्व में से कोई भी एक तत्व क्या है, अनुपस्थित है, तो पादप के अंदर एक विशेष प्रकार का क्या होगा, रोग होगा।
ठीक है, तो 17 तत्वों को क्या कहते हैं, अनिवार्य या पादप के लिए आवश्यक तत्व कहते हैं, और बाकी के जो बच गए वो क्या होते हैं, पादप के लिए अनावश्यक तत्व होते हैं। ठीक है, अब हम पता कैसे लगाएं कि भी ये 17 तत्व अनिवार्य क्यों है, ठीक है, बाकी के तत्व अनिवार्य क्यों नहीं है। तो इसके अंदर देखिए, हम देखते हैं, पहला तो हम देखते हैं कि तत्व जो पौधे की सामान्य वृद्धि तथा जनन के लिए अपरिहार्य होते हैं, जिनके अभाव में पादप अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर पाते। मतलब ये जो 17 तत्व है, इन 17 तत्वों में से मान लीजिए कोई भी एक तत्व या दो तत्व अनुपस्थित हो गए तो पादप अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर पाएगा। दूसरा बिंदु हम देखते हैं कि तत्व की अनिवार्यता विशिष्ट होने चाहिए। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो अमुक तत्व की कमी केवल उसी तत्व द्वारा पूरी की जा सके, अन्य तत्व द्वारा पूरी नहीं की जा सकती। जैसे कैल्शियम अपना कार्य करता है पादप के अंदर, तो पादप के अंदर मान लीजिए कैल्शियम अगर कम है या कैल्शियम की कमी है, तो कैल्शियम की कमी को सिर्फ कौन दूर कर सकता है, कैल्शियम की कमी को क्या कर सकता है, दूर कर सकता है। अन्य तत्व के द्वारा, कैल्शियम के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो अन्य तत्व के द्वारा नहीं किए जा सकते। तो दो बिंदु तो ये हो गए। तीसरा हम देखते हैं कि तत्व जो पादप की उपापचय क्रिया में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित होता है, उक्त मापदंडों के आधार पर ही अनिवार्य तत्वों की पहचान की जाती है। मतलब उपापचय क्रियाओं के अंदर भी तत्व क्या लेना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से भाग लेना चाहिए। उसके आधार पर भी हम देखते हैं कि ये तत्व आवश्यक तत्व है या नहीं है। ठीक है, प्रत्येक तत्व की कमी से एक विशिष्ट लक्षण उत्पन्न होता है, और ठीक है भी, प्रत्येक तत्व की कमी से क्या होता है, एक विशिष्ट जो लक्षण होता है वो उत्पन्न होता है। तो हमने क्या देखा कि एक तत्व का स्थान दूसरा तत्व नहीं ले सकता। मान लीजिए इसके अंदर कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, ठीक है, अगर मान लीजिए जिंक अनुपस्थित है तो जिंक की कमी से पादप में रोग हो जाएगा, और उस रोग को दूर करने के लिए कौन आवश्यक होगा, जिंक। ऐसा नहीं है कि जिंक की कमी को किसने दूर कर दिया, मैग्नीशियम ने कर दिया, ऐसा नहीं होगा। तो इन सभी आधारों पर हम पता लगाते हैं कि ये जो तत्व होते हैं वो पादप के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं, और बाकी के जो तत्व है वो अनावश्यक होते हैं। अब हम देखते हैं आवश्यक व अनावश्यक तत्व। ठीक है, देखिए, आवश्यकता के आधार पर पादप के अंदर पोषक तत्व होते हैं, उसको दो भागों में विभाजित किया गया है, बृहद पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व। बृहद पोषक तत्व को हम क्या कहते हैं, बृहद मात्रिक तत्व भी कह सकते हैं आप। सूक्ष्म पोषक तत्वों को सूक्ष्म मात्रिक तत्व भी कह सकते हैं। तो बृहद पोषक तत्व क्या होते हैं, वे तत्व जिनकी मात्रा पौधों के 1 ग्राम शुष्क भार में 1 से 10 मिलीग्राम हो। देखिए, वे तत्व जिनकी मात्रा पौधे के 1 ग्राम शुष्क भार, अब ये शुष्क भार क्या होता है, तो हमने पीछे कौन सी विधि देखी है, पादप भस्म विधि। कौन सी विधि देखी, पादप भस्म विधि। पादप भस्म के अंदर अपने को क्या प्राप्त होती है, पादप भस्म प्राप्त होती है। ठीक है भाई, पहले तो हम जो पादप लेते हैं उस पादप को हम क्या करते हैं, सुखाते हैं, सुखाने के बाद जलाते हैं, और जलाने के बाद जो भस्म प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, पादप भस्म। बाद में इस पादप भस्म को क्या करा जाता है, तोला जाता है। क्या किया जाता है, तोला जाता है, और इस पादप भस्म के 1 जो ग्राम है उसके अंदर 1 ग्राम जो इसका शुष्क भार है, शुष्क भार मतलब बच गए जो आवश्यक जो खनिज तत्व है वो क्या इसके शुष्क भार को दर्शाते हैं, जल को निकालने के बाद में। ठीक है, तो शुष्क भार में कितने हुए, 1 से 10 मिलीग्राम हो, मतलब 1 ग्राम के अंदर इसका 1 ग्राम, उसके अंदर खनिज कितने हो, 1 से 10 ग्राम। तो 1 से 10 ग्राम हो तो मतलब वे तत्व क्या कहलाते हैं, इस 1 से 10 ग्राम के अंदर जितने तत्व आएंगे वो क्या कहलाएंगे, वृहद पोषक तत्व कहलाएंगे। वे तत्व जिनकी मात्रा पौधे में 1 ग्राम शुष्क भार में 1 से 10 मिलीग्राम हो तो वो क्या कहलाते हैं, वृहद पोषक तत्व। और वृहद पोषक तत्व पादप के अंदर 9 होते हैं। कितने होते हैं, 9। तो कौन कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम व कैल्शियम। ये क्या होते हैं, पादप के लिए आवश्यक खनिज तत्व होते हैं, जिनकी पादप को अत्यधिक मात्रा में, मतलब अधिक मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, वृहद पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है भाई, कौन कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम। इसके अंदर जो नाइट्रोजन, पोटेशियम, पोटेशियम व फास्फोरस होते हैं, ये क्या होते हैं, प्राथमिक वृहद तत्व कहलाते हैं, और सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम क्या कहलाते हैं, द्वितीयक वृहद तत्व कहलाते हैं। ठीक है, सूक्ष्म पोषक तत्व। तो सूक्ष्म पोषक तत्व की परिभाषा देखिए, इसी से बनाइए, वे तत्व जिनकी मात्रा 1 ग्राम शुष्क भार में 1 मिलीग्राम से कम हो।
1 मिलीग्राम से क्या हो, कम हो। तो इनकी परिभाषा क्या होगी, वे तत्व जिनकी मात्रा पादप के शुष्क भार में 1 मिलीग्राम से क्या हो, कम हो। यहाँ पर क्या है, 1 से 10 मिलीग्राम हो, तो यहाँ पर क्या होगी, 1 मिलीग्राम से कम होगी शुष्क भार के अंदर मात्रा। 8 प्रकार के क्या होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जिनकी पादप को आवश्यकता तो होती है परंतु कम मात्रा में होती है। ये देखिए, फेरस, बोरान, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, निकल, ये क्या है, 8 तत्व है जो सूक्ष्म मात्रिक मतलब पादप को इनकी सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। फेरस व बोरान को हम क्या कहते हैं, मध्यवर्ती तत्व कहते हैं। तो ये क्या आवश्यकता के आधार पर आपके खनिज तत्व। तो देखिए, जो पादप होते हैं उनके अंदर जो आवश्यक तत्व होते हैं, उन आवश्यक तत्वों का कार्यों के आधार पर भी हम इनको कई वर्गों में बांटते हैं। तो पहला आता है अपना संरचनात्मक तत्व, मतलब वे आवश्यक तत्व जो पादप की संरचना के निर्माण में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि ये जो तत्व है ये पादप की संरचना निर्माण में भाग लेते हैं। ऊर्जा संबंधी तत्व, मतलब पादप के अंदर या किसी जीव की कोशिका में ऊर्जा किसके रूप में होती है भाई, एटीपी के रूप में होती है। तो एटीपी के अंदर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के बाद नाम क्या है, देखिए फॉस्फेट। तो ऊर्जा किसके रूप में होती है, फॉस्फेट में। तो देखिए फॉस्फेट, ठीक है, क्लोरीन भी होता है और मैग्नीशियम भी होता है। ये क्या होते हैं, ऊर्जा संबंधी तत्व होते हैं। एंजाइम सक्रिय तत्व है। हमने देखिए जब एंजाइम की संरचना पढ़ी थी तो एंजाइम के अंदर एक क्या था, एक्टिवेटर नाम आया था, आपको अगर ध्यान है तो एक्टिवेटर के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि ये जो एंजाइम सक्रिय होते हैं वो एंजाइम के साथ जुड़कर एंजाइम को एक्टिव करने का कार्य करते हैं। तो वे तत्व जो एंजाइमों का क्या करते हैं, सक्रिय करते हैं। तो इनके अंदर आ गया जैसे मैग्नीज, मैग्नीशियम, जिंक, मोलिब्डेनम। तो ये क्या है, अपने एंजाइम सक्रिय तत्व है। तो आज हमने पढ़ा है पादप के अंदर आवश्यक खनिज तत्वों के बारे में। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। साथ साथ में आप इस लेसन के नोट्स भी तैयार करते रहिए जो आपको बताया गया है इसके अंदर। ठीक है, पादप के अंदर हमने 3 विधियां पढ़ी, पादप भस्म विधि, बालू संवर्धन है, व जल संवर्धन, वो भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है उनके अंदर भी। बाद में हमने पढ़ा है ये वृहद पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व है। ठीक है भाई, अब आज के लिए इतना ही। आगे हम बात करेंगे इस चैप्टर की नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, थैंक यू।